हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, क्लास 8 का जो लास्ट हमारा टॉपिक बचा हुआ है चैप्टर नंबर 3 का प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट, इस वाले हम वीडियो में हम इसे ही कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद का जो वीडियो रहेगा उसमें मैं आपको इस चैप्टर के पूरे नोट्स कंप्लीट करा दूंगा, यानी कि जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं पूरे के पूरे एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखवा भी दूंगा और समझा भी दूंगा, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं वाला वीडियो। और हमेशा की तरह अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे जहाँ पर मैंने सिंथेटिक फाइबर के बारे में बताया था कि प्लास्टिक का हमने स्टार्टिंग जो पढ़ा था, एक्सप्लेन किया था डिटेल में, तो उन वीडियोज़ का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो अगला वीडियो मैं बनाने वाला हूँ जिसमें हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अब आइए इसे रीड करते हैं। प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये केवल एग्जाम के नज़रिए से नहीं, आपके लाइफ के नज़रिए से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो प्लास्टिक हम यूज़ कर रहे हैं, जिसका हमने देखा इतना सारा यूज़ है और प्लास्टिक के बिना आज लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन इसका इन्वायरमेंट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्हेन वी गो टू द मार्केट we usually get things wrapped in plastic or packed in polythene bags. That is one reason why plastic waste keep getting accumulated in our homes. Ultimately, plastic find its way to the garbage. Disposal of plastic is a major problem. देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब हम कभी भी मार्केट जाते हैं तो हम जो भी सामान लेते हैं या तो वो प्लास्टिक में रैप होता है या फिर पॉलीथीन वगैरह में उसको दिया जाता है हमें। तो इससे होता क्या है ना कि हमारे घर में बहुत सारा एक्यूमुलेटेड मतलब होता है, एकदम जमा होते जाता है, एकदम गट्ठा का गट्ठा प्लास्टिक जमा होते जाता है, इकट्ठा होते जाता है और लास्ट में उसको हम लोग गार्बेज में, कचड़ा में फेंक देते हैं। लेकिन डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज़ मेजर प्रॉब्लम। लेकिन डिस्पोजल करना प्लास्टिक का बहुत ही बड़ा क्या है, प्रॉब्लम है। अब क्यों ऐसा प्रॉब्लम है, तो देखो, a material which get decomposed through natural process such as action by bacteria is called biodegradable। यानी कि ऐसा मटेरियल जो डिकम्पोज हो जाता है, सड़ गल जाता है। डिकम्पोज का मतलब सिंपल लैंग्वेज आप समझो, सड़ गल करके ज़मीन में मिल जाना। ठीक है, तो ऐसा मटेरियल जो डिकम्पोज हो जाता है नेचुरल प्रोसेस से, यानी कि बैक्टीरिया वगैरह जिसको सड़ा देते हैं, तो वो मटेरियल कहलाता है बायोडिग्रेडेबल। जैसे कि मान लो रास्ता में कोई आपको डॉगी दिख गया कभी, वो है ना, रास्ते में हादसा में किसी डॉगी का एक्सीडेंट हो गया और वहीं पर उसकी डेथ हो गई, तो देखना आप कि हफ्ते भर बाद वो क्या हो जाता है, सड़ गल करके वहीं पर मिट्टी में क्या हो जाता है, दफन हो जाता है, यानी कि ऑटोमेटिक वहाँ से गायब हो जाता है, एक तरह से आप कह सकते हो। ठीक है, तो उसको करता कौन है वैसा, उसको बैक्टीरिया वैसे सड़ाता गलाता है, डिकम्पोज करना उसको कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसा मटेरियल जो डिकम्पोज हो जाए उसको ही हम लोग बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। और ये मटेरियल विच इज़ नॉट इजिली डिकम्पोज बाई नेचुरल प्रोसेस इज कॉल्ड, या फिर इस टर्म, नॉन बायोडिग्रेडेबल। यानी कि एक ऐसा मटेरियल जो आसानी से डिकम्पोज ना हो उसे नॉन बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है। अब आप देखिए यहाँ पर जो हमारा टेबल 3.3 दिया हुआ है, इसमें आपको कुछ टाइप ऑफ वेस्ट दिए गए हैं, उनको अप्रॉक्सीमेट कितना टाइम लगता है दोबारा डिजनरेट होने में, यानी वही सड़ गल करके एकदम साफ़ हो जाने में, और वो उसका नेचर कैसा है, वो बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल। यहाँ पर ये चीज़ दिया हुआ है, बहुत ही अच्छे से आप इसको रीड करो। यहाँ पर देखो, जैसे पील्स वगैरह, छिलके वगैरह होते हैं ना जो वेजिटेबल वगैरह के, वो 1-2 हफ्ते में क्या हो जाते हैं, एकदम अच्छे से सड़ गल जाते हैं, इसलिए ये बायोडिग्रेडेबल हैं। ठीक है, डिजनरेट हो जाते हैं। पेपर जो हम यूज़ करते हैं वो लगभग 10 दिन से 1 महीने के बीच में क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, इसलिए भी क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। कॉटन का क्लॉथ जो हम पहनते हैं वो 2 से 5 महीने के बीच में, 2 to 5 मंथ, ये क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, डिजनरेट हो जाता है। ठीक है, वुड जो लकड़ियाँ होती हैं वो 10 से 15 साल अगर उसको ज़मीन में आप दफना दो ना, तो वो कोयला वगैरह बन जाएगा। वो आप डिटेल में बाद में समझोगे, कोयला तो नहीं बनेगा, लेकिन ये कि सड़ जाता है वहाँ पर जा करके, तो ये भी क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। वुलन क्लॉथ जो हम पहनते हैं वो लगभग 1 साल लग जाता है उसको सड़ने में, ये भी लेकिन बायोडिग्रेडेबल में कहलाएगा 1 साल तक। लेकिन जैसे कि हो गया हमारा टीन, एल्यूमिनियम, है ना, और अदर जो हम लोग मेटल के कैन वगैरह यूज़ करते हैं, जैसे कि कोका कोला जो जिसमें आता है, वो सब जो कैन वगैरह हो गया, या फिर ऑयल वगैरह का कैन आता है, बहुत सारा कैन आता है, तो वो जो होते हैं ना वो 100 to 500 ईयर्स ले लेते हैं, इसीलिए नॉन बायोडिग्रेडेबल है। लेकिन जो हम लोग प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा प्लास्टिक हम जो यूज़ कर रहे हैं, वो सेवरल ईयर, यानी कि एकदम कई साल, आप इसको 1000 साल भी कह लो, 2000 साल भी कह लो, इस तरीके से वो सड़ेगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम लगा देगा, इसलिए क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, यानी कि ये हमारा प्लास्टिक मतलब कि डिकम्पोज होता ही नहीं, आप एक तरह से कह लो। अब 1000 साल यानी कि समझ रहे हो ना कि वो डिकम्पोज ही नहीं होगा। चलिए आगे आप समझिए ये इस तरीके से क्या होता है। सिंस प्लास्टिक टेक सेवरल ईयर टू डिकम्पोज, इट इज़ नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली। ये बहुत ज़्यादा समय ले लेता है डिकम्पोज के लिए, इसलिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं कहलाएगा। इन्वायरमेंट का फ्रेंडली वही होंगे जो जल्दी से डिकम्पोज हो जाए। इट इज़ कॉज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, इसीलिए क्या कर देता है, इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन कर देता है। बिसाइड द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल इज क्वाइट स्लो एंड इट डज नॉट गेट कम्प्लीटली बर्न ईजिली। यानी कि जैसे ये जो हमारा एक तरह से क्या है, सिंथेटिक ही है, हमने इसको बनाया है प्लास्टिक को,
तो ये क्या होता है, इनको जब हम लोग जलाते हैं ना तो ये अच्छे से जलते भी नहीं, बहुत धीरे धीरे जलेंगे और बहुत ज़्यादा हमारे एयर को पॉल्यूट कर देंगे। तो आप इसको जला करके भी डिकम्पोज नहीं कर सकते। बहुत बार सोचते हैं बच्चे लोग कि सर वो ज़मीन में तो नहीं दफन नहीं करेंगे तो उससे तो नहीं सड़ता है, लेकिन जला देंगे तो खत्म हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, जलाओगे तो वो इन्वायरमेंट में हमारे एयर को बहुत ज़्यादा पॉल्यूट कर देगा। तो इज द प्रोसेस इज रिलीज लॉट्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम इनटू एटमॉस्फेयर कॉजिंग एयर पॉल्यूशन। वही लिखा है कि जब हम लोग जलाते हैं तो बहुत ज़्यादा जहरीले गैस निकलता है, फ्यूम्स निकलते हैं एटमॉस्फेयर में, जिससे एयर भी हमारा पॉल्यूट हो जाता है। हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व, तो बताइए कि इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर उसका कुछ सॉल्यूशन दिया गया है। अवॉइड द कॉज ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, ठीक है, कॉज बोल रहा हूँ सॉरी, यूज़, यानी कि प्लास्टिक के यूज़ को जितना हो सके कम कर दो। मेक यूज़ ऑफ बैग मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग, यानी कि जब आप शॉपिंग करने जाओ तो वहाँ पर कॉटन के बैग या जूट के बैग ले करके साथ में जाओ, यानी कि भैया मैं कुछ नहीं लाया हूँ, मुझे प्लास्टिक में दे दीजिए, वैसे बिल्कुल मत करना। और कोई करते हैं तो उनको मना भी करना है आपको, ठीक है। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली, यानी कि ऐसे वेस्ट हम लोग क्या करते हैं कि ना प्लास्टिक वगैरह हो गया, केले के छिलके हो गए, सब्जियों के वेस्ट हो गए, उनको सबको एक ही डस्टबिन में डाल देते हैं और एक ही बार में डिकम्पोज करते हैं। वैसा नहीं करना चाहिए हमको प्लास्टिक वगैरह वाला जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उनको एक साइड करना चाहिए, और जो बायोडिग्रेडेबल है जैसे कि है ना सब्जियां वगैरह, उनको एक साइड करना चाहिए उनका वेस्ट को, ठीक है। फिर उसके बाद बोला जाए प्रैक्टिस दिस इन योर होम्स, इसकी आपको आदत अपने घर में करनी है। कैन यू सजेस्ट सम अदर वे इन विच यू कैन कंट्रीब्यूट टुवार्ड्स रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटेरियल, यानी कि क्या आप कुछ दूसरा तरीका बता सकते हैं जिससे हम प्लास्टिक का यूज़ कम से कम कर सकें। तो अगर आपके पास है कुछ ऐसा आइडिया तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, ठीक। चलिए आगे रीड करते हैं। आगे रीड करने से पहले कहाँ गया, हाँ इसी को पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा इतना आप रीड कर लो, फिर एक और टॉपिक जो है ना इधर लेफ्ट में उसको मैं बताऊंगा आपको। इट इज़ बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट, ठीक है। प्लास्टिक वेस्ट का हम क्या करें, रिसाइकल करें। रिसाइकल का मतलब होता है जैसे एक बार जैसे हमने कुछ प्लास्टिक बनाया, प्लास्टिक से मान लो एक बॉटल बना, वो बॉटल अब फेंक दिया हमने ऐसी खुले में, तो उसको फेंकना नहीं, उसको रिसाइकल करके दोबारा हम क्या करें उसको, जैसे कोई आता है कबाड़ा वाले ना, तुम लोग ले जाते हैं, आप देखना कि प्लास्टिक का बहुत सारा सामान बिकता भी है, तो उसमें क्या करते तुम लोग कि दोबारा फैक्ट्री में ले जाते हैं और वहाँ उसी प्लास्टिक का यूज़ करके कुछ दूसरा चीज़ बना दिया जाता है, या तो बॉटल ही बना दिया जाएगा या तो कुछ और बना दिया जाएगा, ठीक है। तो रिसाइकल करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द थर्मो प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल। हमने प्लास्टिक के दो टाइप्स के बारे में पढ़ा था, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, एक थर्मो प्लास्टिक होता है। तो जो थर्मो प्लास्टिक होते हैं वो आसानी से रिसाइकल हो सकते हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ आइटम दैट कैन बी रिसाइकल, तो आपको एक लिस्ट बनाना है जो कि रिसाइकल हो सके। हाउएवर ड्यूरिंग रिसाइकलिंग सर्टेन कलरिंग एजेंट आर एडेड, लेकिन जब हम ये ध्यान रखना कि जब किसी भी प्लास्टिक को रिसाइकल किया जाता है ना तो उसमें कुछ कलर वाले एजेंट डाल दिए जाते हैं, कलर्स डाल दिए जाते हैं। उससे क्या हो जाता है कि दिस लिमिट इट्स यूजेज स्पेशली फॉर स्टोरिंग ऑफ फूड, यानी कि जब उसमें कुछ कलर आ गया, केमिकल वगैरह डाल दिए हैं, तो अब हम लोग उसमें स्टोर फूड वगैरह रखने में हम लोग को नुकसान हो सकता है। कलर वगैरह डालने के बाद ना केमिकल हो जाता है वो एक तरह से, तो अगर आप खाने के सामान रखोगे अचार वगैरह तो उसमें वो आपके लिए हार्मफुल रहेगा, ठीक है। तो रिसाइकल करने के बाद ये एक थोड़ा सा नुकसान होता है, लेकिन बाकी रिसाइकल करना चाहिए हमें। अब यहाँ पर आप एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ो ये वाला। हैव यू एवर सीन ए गार्बेज डंप वेयर एनिमल आर ईटिंग गार्बेज, यानी कभी आपने देखा तो होगा ही गार्बेज के डंप, गार्बेज यानी कचड़ा के, है ना, बहुत सारा कचड़ा फेंका हुआ रहता है और वहाँ पर एनिमल्स क्या करते रहते हैं, उन कचड़ों में से कुछ ना कुछ उनको मिल जाता है खाने के लिए, तो वो खाते रहते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ ईटिंग द फूड वेस्ट दे swallow मटेरियल लाइक पॉलीथीन बैग्स एंड रैपर ऑफ फूड, यानी कि जब वो खाते रहेंगे तो हो सकता है कि गलती से मान लो प्लास्टिक के अंदर चावल फेंका हुआ है वहाँ पर, अब चावल खा रहे हैं तो गलती से, अब एनिमल को तो पता नहीं है, वो प्लास्टिक को भी खा जाएंगे, उसके अलावा कुछ फूड अगर रैप है तो उसको भी खा जाएंगे। तो इससे क्या हो जाएगा कि कैन यू इमेजिन द कॉन्सिक्वेंस, क्या आपको इसके परिणाम का, इसके रिजल्ट का इमेजिन कर सकते हो आप। द प्लास्टिक मटेरियल चॉक्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ दिस एनिमल्स, यानी कि जो प्लास्टिक का मटेरियल होता है वो उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी बोलते हैं जो सांस लेने वाला सिस्टम रहता है ना उसको बोलते हैं, तो सांस लेने वाला जो सिस्टम है उसको हम लोग प्लास्टिक क्या कर सकता है, जाम कर सकता है। चॉक्स मतलब वहाँ फिर वो सांस ही नहीं ले पाएगा, और सांस नहीं लिया तो आप समझ सकते हो उसका रिजल्ट क्या होगा। और फॉर्म ए लाइनिंग इन देयर स्टमक एंड कैन बी कॉज ऑफ देयर डेथ, यानी कि उनकी स्टमक में एक लाइनिंग भी बना सकता है, उससे उनकी डेथ भी हो सकती है। यानी कि प्लास्टिक आप देखना यूज़ करने से बहुत सारे एनिमल्स की डेथ होती है, मैंने खुद देखा ये चीज़, ठीक है। द पॉलीबैग केयरलेसली थ्रो हियर एंड देयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉगिंग द ड्रेन टू, यानी कि प्लास्टिक बैग को जब हम लोग इधर उधर फेंक देते हैं ना
तो इससे जो नालियाँ वगैरह होती हैं वो भी जा करके जाम हो जाती हैं, क्योंकि पानी तो ना प्लास्टिक से अगर पैक हो जाएगा नाली तो पानी तो वहाँ से निकलेगा ही नहीं, तो नालियाँ भी इससे जाम होती हैं। सम टाइम वी आर वेरी केयरलेस एंड थ्रो द रैपर ऑफ चिप्स बिस्कुट्स एंड अदर ईटेबल ऑन द रोड और इन पार्क और पिकनिक प्लेसेस। यानी कई बार हम लोग क्या करते हैं कि पिकनिक में गए, घूमने गए कहीं भी, या फिर रोड में घूम रहे हैं तो हम लोग खाएंगे चिप्स वगैरह और रोड में इसी फेंक देंगे, है ना, कुछ सोचते ही नहीं उसके बारे में कि उसका क्या रिजल्ट होगा। तो शुड वी नॉट थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग सो, यानी कि क्या हमें ये करने से पहले दोबारा नहीं सोचना चाहिए। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन व्हाट मेजर डू यू सजेस्ट टू कीप पब्लिक प्लेस क्लीन एंड फ्री ऑफ प्लास्टिक। यानी कि आप अगर एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बनते हो, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनते हो, तो आप ये हिसाब से ऐसे कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जो पब्लिक प्लेस को क्लीन कर सकें और प्लास्टिक से फ्री कर सकें, प्लास्टिक से बचा सकें। तो देखो यहाँ पर उसके लिए भी आपको ही कुछ तरीके दे दिए गए हैं। यहाँ पर देखो, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, यहाँ पर देखिए ये वाला रीड कर रहा हूँ मैं, है ना, 5R प्रिंसिपल, एक 5R सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, आप एक तरह से इसको रूल कर सकते हो। तो पहला क्या है, रिड्यूस, यानी कि आप एकदम कम कर दो प्लास्टिक का यूज़ को। रीयूज़ यानी कि दोबारा यूज़ करो, ये नहीं कि एक बार हमने यूज़ किया उसको फेंक दिया, उसको दोबारा यूज़ करो। रिसाइकल, रिसाइकल मतलब मैंने आपको पहले ही समझा दिया। रिकवर, दोबारा से उसको रिकवर कर लो, ठीक है। और रिफ्यूज़ कर दो, यानी कि एकदम मना कर दो कि हम इसका यूज़ करेंगे ही नहीं, ज़बरदस्ती एकदम करना ही नहीं। आप अगर बाजार वगैरह जा रहे हो सब्जी वगैरह लेने, तो थैला वगैरह घर से लेकर के जाओ, प्लास्टिक वहाँ पर एकदम मना कर दो अगर कोई देता भी है तो, ठीक है। तो ये 5R प्रिंसिपल है, हो सकता है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी आ जाए, ठीक। तो डेवलप हैबिट विच आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, और अपने अंदर क्या करो, अच्छा हैबिट स्टार्ट करो जो इन्वायरमेंट का फ्रेंडली हो, इन्वायरमेंट के जिससे नुकसान ना पहुंचता हो, ठीक है। चलिए एक थोड़ा सा फाइबर वाइज और दिया गया है, उसी से रिलेटेड ही है कि हम कैसे अपने आसपास प्लास्टिक को यूज़ को कम कर सकते हैं, ये बताया गया है, या फिर इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। तो पहला क्या टॉपिक है, डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग इन वाटर बॉडीज़ और ऑन द रोड। प्लास्टिक बैग को एकदम नहीं फेंकना है वाटर के बॉडीज़ में, यानी कि वही तालाब वगैरह हो गया, नदियों में, नालियों में कहीं नहीं फेंकना है। उसके अलावा रोड वगैरह में भी एकदम नहीं फेंकना, उसको सही जगह पर डस्टबिन में डालना जा करके। टेक एक कॉटन कैरी बैग और एक जूट बैग वाइल गोइंग फॉर शॉपिंग। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, शॉपिंग जाने टाइम आप एक कॉटन कैरी बैग ले लो या जूट का बैग ले लो, ठीक है। ट्राई टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटेरियल, एग्जाम्पल यूज़ ए स्टील लंच बॉक्स इंस्टीड ऑफ ए प्लास्टिक वन, ठीक है। यानी कि आपको प्लास्टिक के जो यूज़ हैं, प्लास्टिक के मटेरियल्स के, उसको कम से कम करना है, मिनिमाइज यानी कि जितना कम हो सके उतना कम यूज़ करना है। जैसे कि हम लोग प्लास्टिक का लंच बॉक्स यूज़ करते हैं अपने स्कूल ले जाने के लिए, तो उसके जगह में हम लोग स्टील का लंच बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने आस अपना मतलब कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप प्लास्टिक का यूज़ कम कर सकते हो। जैसे कि हमारा जो कंपास बॉक्स होता है, मैथ वाला इंस्ट्रूमेंट बॉक्स को बोलते हैं, तो इन सब चीज़ों से आपको क्या होगा ना कि प्लास्टिक का यूज़ कम से कम होगा और फिर आप इन्वायरमेंट के दोस्त कहलाओगे, एक तरह से कर लो। तो अब ये हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पर चैप्टर। कीवर्ड्स जो दिए गए हैं इसको एक बार आप रिवाइज कर लेना। अगली बार जब चैप्टर आप पढ़ने आना तो पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो हेडिंग आपको दिखेगा ब्लैक ब्लैक में ना चैप्टर के बीच में, वो रीड कर लेना। और उसके बाद ये जो हमारा टॉपिक है व्हाट यू हैव लर्न, यानी कि आपने क्या पढ़ा इस चैप्टर में, उसके बारे में पूरा डिटेल में यहाँ पर दे दिया रहता है, ठीक है। डिटेल में क्या करो कि ये सारांश दे दिया जाता है। अगर आप इसको पूरा पढ़ दोगे ना, ये वाली पूरी टॉपिक को व्हाट यू हैव लर्न, तो आप एक तरह से क्या कहेगा, रिवीजन हो जाएगा, आपको दोबारा फिर पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर कंप्लीट चैप्टर। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन आंसर एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा भी दूंगा और लिखवा भी दूंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।